आइए, बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ जो बग्गा साहब हैं, उनसे हमें ढेर सारी बातें करनी है। बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं उनके लिए और दुनिया भर में। सर एक्चुअली गुड मॉर्निंग सर। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ तो कुछ एक्शन ही नहीं है। कल तो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा काम जो कुछ हुआ सब अमेरिका में हुआ और हम रात भर से आपको याद ही कर रहे थे। सुबह आप अवतरित हो गए, धन्यवाद सर। तो पहले बिग बॉल्ड ब्यूटीफुल से शुरुआत करें सर। कल बिल पास हो गया फाइनली, धक्के खाते खाते। जी, जी। और देखिए अनिल जी, तो 50-50 में पास हुआ है। तो 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा अपोज किया। और फिर वाइस प्रेसिडेंट का एक कास्टिंग वोट रहता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के वोट से पास हुआ, 51-50 से पास हुआ। तो अब हमारे यहाँ तो जैसे लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, उनके यहाँ उल्टा आता है। हायर से मतलब सीनेट से अब नीचे आएगा, ऐसा उल्टा है वो। नहीं, पहले उनकी लोकसभा ने पास कर दिया था क्योंकि मनी बिल है। हम्म। तो बजट का बिल है, तो इसलिए पहले उनकी लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया था। मई 22 को उन्होंने पास कर दिया था, फिर सेनेट में आया। सेनेट में लगभग 5 हफ्ते लग गए अनिल जी। तो काफी वहां पे प्रॉब्लम रही सेनेट में, हम्म। क्योंकि से तो इनकी 53-47 की मेजोरिटी है। बट यही दिख रहा है कि 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इसको नकारा और तो 50-50 हो गया। अब क्या है, क्योंकि इन्होंने चेंजेस किए हैं जो लोकसभा ने पास किया था, इनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो क्लियर किया था, सेनेट ने चेंजेस किए हैं, तो अब ये वापस जाता है उनके पास, फिर से अब पारित होना पड़ेगा और वहां पे अब प्रॉब्लम है। ये जब कमिटी में भी था बिल अनिल जी, एक कमिटी भी बनती है रिपब्लिकन्स की, पहले पार्लियामेंट में लाने से पहले अंदरूनी काम चलता है, तो उसमें 33 में से 16 ने इसको अपोज किया था। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने इसको क्लियर किया था। आई थिंक 215 वर्सेस 214 ऐसे कुछ, जहां तक मेरे को याद आता है। बहुत कम फासले से ये क्लियर कर पाए थे बिल। अब कल तूफान भी आया था एक वॉशिंगटन में, तो आज काफी हो सकता है पार्लियामेंटेरियंस पहुंच ना पाए हों वापस। और ये 4 जुलाई की इनकी इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी रहती है, उससे पहले ट्रंप चाह रहे थे कि ये हो जाए पारित, बट वो अभी मुश्किल लग रहा है कि अगले 2 दिन में हो जाएगा। तो अभी सर ये मतलब ये इस हिसाब से तो फिर अगर समझो वापस पास नहीं, पहले तो ये बताए पास होने के चांस कितने हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। नहीं, पास अंत में हो जाएगा। यही है कि कुछ ना कुछ देना एडजस्टमेंट। पड़ेगा। हाँ, जैसे कल अनिल जी 99:1 में वोटिंग हुई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उसमें उन्होंने डाला हुआ था, एक फॉर्मेट के केवल फेडरल गवर्नमेंट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकेगी, जो 50 स्टेट्स हैं वो नहीं कर सकते। वहां पे अक्रॉस पार्टी लाइन सबने इसको नकारा और वापस भेज दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, स्टेट्स भी करेंगी रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो ऐसे 3-4 अहम मुद्दे हैं। एक वो मेडिकेयर जो इनका है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें कितनी कटौती अलाउ करेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा, जो स्टेट लेवल टैक्सेस होते हैं, उसको कितनी सीमा आप राइट ऑफ कर सकते हैं, वो दोनों में थोड़ा फर्क है सोच का। और ऐसे ही 3-4 और चीजें हैं। बट सेनेट ने जो बिल पारित किया है वो ज्यादा डेफिसिट बढ़ाता है, ज्यादा डेट बढ़ाता है। और इनका जो डेट सीलिंग है वो $5 ट्रिलियन से बढ़ा रहे हैं सेनेट वाले। हाउस ने 4 ट्रिलियन का अलाउ किया था। तो ये सबसे बड़ा रिकंसिलिएशन रहेगा। तो अब यही है कि हाउस के स्पीकर सब अपने रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठेंगे, उनको कन्विंस करना चाहेंगे। जेडी वांस जाएंगे, ट्रंप भी कॉल्स करेंगे। सेनेट में भी यही हुआ और फिर इतना हो गया जैसे ट्रंप ओपनली अटैक करते हैं। कुछ ने तो ये भी कहा हम री इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे 2026 में। उन्होंने एक तरह से इस्तीफा भी दे दिया, बट हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे। तो वही होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी। अब काफी ये 4 तारीख तक तो नहीं हो सकता अनिल जी, मोस्टली नहीं होगा, अगले हफ्ते के लिए जाएगा ये। और बग्गा साहब से हमें ढेर सारी बातें जो करनी है, उसमें से एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है ट्रंप साहब का। कल जिस तरह से
लड़ाई झगड़े नज़र आए वापस से एक बार। बीच में ऐसा लगा कि सर शांति समझौता हो गया है, लेकिन सर ये ट्रंप से ऐसे मतलब इस तरह से ट्रंप ने जो धमकाया है एलन मस्क को, कोई छोटा-मोटा आदमी हो तो देश छोड़ के ही भाग जाए क्या? मतलब ये क्या भगा के ही दम देंगे क्या है? इतना इतना डराने की क्या ज़रूरत? यही अनिल जी दिख रहा है कि कितने मैसिव ईगोस हैं और ऐसे लोगों के साथ काम करना कितना मुश्किल है। इतने महीने इन्होंने इकट्ठा काम कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। 400 मिलियन डॉलर मतलब 3200 करोड़ 3300 करोड़ एलॉन मस्क ने ट्रंप के कैंपेन में डाले थे और अपना कामकाज छोड़ के लग गए ट्रंप के साथ। इतना हो गया कि यूरोप में टेस्ला की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई क्योंकि लोगों ने इनको पॉलिटिकल बहुत देखा। तो वहां से अब और फिर इनको इनकी नियुक्ति थी वो 3 महीने के लिए थी। फिर इनको नियुक्त भी नहीं किया वापस टेम्पररी बेसिस पे जो सरकारी इनकी नियुक्ति थी। कैबिनेट बैठक में भी बैठते थे। तो इतने क्लोज होने के बाद इस तरह से भिड़ंत हो रही है और ये दूसरी बारी हो रहा है। पहली बारी भी था, उसके बाद मस्क ने माफी भी मांग ली और दोनों मेल मिलाप हो गया पीछे से। अब भी यही है कि एडल्ट्स इन द रूम कोशिश करेंगे कि दोनों ना लड़ें। बट मस्क को सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है कि ईवीस पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडी थी वो काटी जा रही है ये बिग ब्यूटीफुल बिल के द्वारा। तो वो दोनों ही उनके जो लोकसभा राज्यसभा है दोनों ही बोल रहे हैं इसको काटना है। तो 8 से 10 हजार डॉलर की सब्सिडी मिलती थी जो टेस्ला को स्ट्रेट हेल्प करती थी। दूसरा मस्क जो कह रहे हैं कि इतना आप खर्चा बढ़ा देंगे, ये तो हमने बात नहीं की थी। आपको खर्चा कटना चाहिए और यूएस का जो डेट है वो घटाना चाहिए। बट ये पब्लिक में नहीं होता है, सार्वजनिक तौर पे। अब ये सोशल मीडिया के माहौल में ट्रंप तो माहिर हैं, इसको यूज करते हैं, पावेल को रोज गाली देते हैं, हर चीज। अब जापान जैसा एलाई है यूएस का सबसे, अगर आप घनिष्ठ कोई सोचे यूके और जापान होंगे, जापान के ऊपर आज वार कर रहे थे। तो ट्रंप को आप अगर सार्वजनिक तौर पे लेते हैं तो वो तो प्रेसिडेंट हैं, उनके हाथ में बहुत पावर है और वो ऐसा कह रहे हैं कि हम ये साउथ अफ्रीकन मूल के हैं, किस तरह से आए और हम देखते हैं इनको डिपोर्ट कर देंगे। तो और इनकी सब्सिडी सारी काटेंगे। पूरा जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है उसका, वो एक मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर इनकी कंपनियों को निगल जाएगा, इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये दिखाता है बहुत बड़े ईगोस हैं। वहां पे मस्क कह रहे हैं कि मैं नई पार्टी शुरू कर दूंगा अगर ये बिल पारित हुआ, अमेरिकन पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही हमारे आने वाली पीढ़ियों से वो छीन रहे हैं चीजें, क्योंकि इतना बड़ा डेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले बग्गा साहब जो एक बढ़िया बड़ी खूबसूरत डील की बात कर रहे हैं, ट्रम्प साहब हमारे साथ कल फिर से स्टेटमेंट दिया है। वो ज़्यादा प्यार दिखाते तो भी डर लगता है सर, मतलब वो वैसा वाला हाल है कि थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता दबंग टाइम में। तो ये क्या वाकई में हमारी डील होने की तैयारी में, और क्या हमारे साथ अच्छी डील करेंगे वो? डील होगी अनिल जी। देखिए ओवरऑल माहौल अगर देखें, जो 2 अप्रैल को इन्होंने कहा था, फिर 9 अप्रैल को विपरीत किया, सब कुछ रिवर्स कर लिया। बट उसमें कहा था कि अगले 90 दिन में हम 90 ट्रेड डील्स कर लेंगे। अब जो हुए हैं वो यूके के साथ हुआ है पार्शियल, और चाइना के साथ एक करार कह सकते हैं, एग्रीमेंट तो पूरा नहीं है बट एक अंडरस्टैंडिंग जैसी बनाई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। जापान काफी टफ नेगोशिएट कर रहा है, कनाडा को बहुत थ्रेटन करके अब फिर से टेबल पे लेके आए हैं। भारत के साथ कहाँ अटकी है बात, वो है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए वो भारतीय मार्केट को खोलना चाहते हैं, जो भारत उसके पक्ष में नहीं है। और दूसरा सर्विसेज के लिए और ओपन करना चाहते हैं, जो फिर से भारत ज्यादा पक्ष में नहीं है। तो वहां बात अटकी है। तो ये हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए वो कुछ इस तरह से चाइना की तरह की एक डील कर दें। सेक्टोरल जो टैरिफ है, स्टील एल्यूमिनियम पे हुआ या कारों पे हुआ, वो तो जारी रहेगा। वो यूके को भी उन्होंने थोड़ी सी रियायत दी है, चाइना को नहीं दी है। जापान वहीं अटका हुआ है। तो ओवरऑल भारत के लिए जो ये हमदर्दी दिखा रहे हैं उसको हमें बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेना चाहिए।
उसमें कोई डेप्थ नहीं है। जिस तरह से आसिफ मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में इन्होंने उनको खाने पे बुलाया, अभी क्वाड की बैठक में भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने कहा कि ऐसे टेररिस्ट स्टेट को आपने इतना प्रोत्साहन दिया पाकिस्तान को जिस तरह से, तो वहां पे अब पहली बारी कड़ी निंदा हुई है क्वाड में पाकिस्तान की टेरर फॉस्टरिंग कंट्रीज की। तो उतना कंसेशन जरूर मिला है, बट हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है क्योंकि एग्रीकल्चर पे भारत नहीं बिल्कुल अलाउ करेगा, और उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड है जितना सामान है, तो वो उसका अभी साइड इफेक्ट्स भी नहीं पता है पूरे। तो वो मेरे ख्याल से वहां पे करार अटकेगा, बट बाकी जगह हो जाएगा। कारों वगैरह पे, मोटरसाइकिल से भारत ने कहा है ठीक है, इतना कोटा आप ले लीजिए, कोटे के अंदर आप जितना लाना चाहते हैं माल ले आइए 10% पे। तो लगता है 10% पे हो जाएगा ज्यादातर सामान के लिए, बट एग्रीकल्चर पे नहीं होगा। और बग्गा साहब से अब हम राय लेते हैं उस डील पर जो बड़ी बहुत चर्चित थी। बग्गा साहब, लग ऐसा रहा था कि जापान के साथ डील डन है, लेकिन अचानक से यू टर्न ले रहे हैं, और इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इस लिहाज से कोई भी डील सर्टेन नहीं है, ये समझ के चलना चाहिए? और अब ये कह रहे हैं कि 9 जुलाई की डेडलाइन ये तय है, फिक्स है सबके लिए, क्या मतलब? वो जो कह रहे हैं अनिल जी, उसका आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 9 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि 150 कंट्रीज खड़ी हैं लाइन में डील करने के लिए। अभी तक तो कोई डील निकली नहीं। तो एक के देशों ने ये सीखा है चाइना से, जो चीन ने बिल्कुल पैर गाड़ लिए और टफ नेगोशिएशन किया और फिर वो लेके गए करार। तो ये लोगों ने सीख लिया है कि अगर घुटने टेक देंगे तो ये बिल्कुल फायदा उठाते हैं, कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। तो वियतनाम वगैरह ने बिल्कुल चीन जैसा एक नजरिया अपनाया है। दूसरा है जापान, जिसने पहले, आप याद करिए, मोदी जी के जाने से पहले भी पहली बैठक जो थी जापानी प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप ने की, उसके बाद मोदी जी को मिले। तो लग रहा था कि जापान और हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, हमें कुछ रियायत दी जाएगी, वो हुआ नहीं। अब जापान में क्या है कि अगले महीने, अब यही महीना आ गया, जुलाई शुरू हो गया है, तो वहां पे उनकी पार्लियामेंट की इलेक्शंस भी हैं, जहां पे रूलिंग पार्टी काफी सीटें हारने की उम्मीद रख रही है। तो वो अभी ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि ट्रंप के आगे घुटने टेक के आए हैं और बुरा एक एग्रीमेंट लेके आए हैं। जापान का सबसे बड़ा इशू क्या है? जो 25% टैरिफ है ऑटोमोबाइल्स पे, बिकॉज जापान एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस के अंदर। तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि आप आके प्लांट्स अमेरिका के अंदर लगाइए। जापान कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है अगर 25% आप इस तरह से टैरिफ लगाते हैं। वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, ट्रंप चाहते हैं कि जापान उनका चावल अलाउ करे। अब जापान के लिए चावल एक स्टेपल है। चाहे वहां पे पॉपुलेशन कम हो रही है, फार्म्स में इतने लोग हैं नहीं फार्मिंग में, फिर भी जापान ने 700% टैरिफ लगा के रखा हुआ है चावल के ऊपर, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल चीज है जापान के लिए कि हम अपना चावल उगाते हैं और बहुत अच्छा उनका प्रोडक्टिविटी है। भारत से कोई 20 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है उनके फार्म्स। चाहे उनके पास इतनी यंग पॉपुलेशन अब नहीं है, बट मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं। तो वो ट्रंप को अलाउ नहीं कर रहे कि वो यूएस का चावल निर्यात किया जाए। तो ये दोनों अहम मुद्दे हैं जहां पे बात अटकी हुई है। बाकी चीजें तो वो वर्कआउट कर चुके हैं, और वहां पे लगता नहीं कि जापानी इलेक्शन से पहले करार हो पाएगा। अब ये बात निकल के आ रही है कि ट्रंप एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने चीन पे 155% का टैरिफ लगा दिया था। बाकी कंट्रीज को डरा रहे थे कि नेगोशिएट करिए, नहीं तो आपके हित में नहीं होगा, बट चीन सुदृढ़ और अच्छा एक डील लेके गया है। अब ये जापान पे बहुत बड़ा एक टैरिफ लगा सकते हैं एग्जाम्पल बनाने के लिए, क्योंकि जो बाकी 7-8 देश हैं वो देख रहे हैं, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन है, जो बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, वो भी वेट कर रहा है, देख रहा है कि जापान और इंडिया के साथ क्या होता है, और फिर वो आएंगे
नेगोशिएशन टेबल पे, तो 9 जुलाई मुझे लगता है कि ये पोस्टपोन कर देंगे अनिल जी। यही बोलेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे को गुजारिश की और इसलिए हमने उनके हित में इसको पोस्टपोन कर दिया। तो वो तो चाहे जीत हो या हार, उनके लिए हर वक़्त ही जीत रहती है और सेहरा उनके सर ही डरता है, सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो मुझे लगता है 9 तारीख को आप देख पाएँगे कि फिर से पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि करार होते थोड़ा टाइम लग रहा है। भारत भी अटका हुआ है एग्रीकल्चर में, जापान ऑटोमोबाइल में कम चाह रहा है जो ट्रंप देने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पे अटकी हुई है बात। बग्गा साहब से जानते हैं पावेल साहब के स्टेटमेंट के बारे में। बग्गा साहब, जो कल उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ वाला मामला नहीं होता तो ब्याज दरें अब तक घट चुकी होती है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या इस साल के अंत में जो वो ब्याज दरें घटाने का इरादा रखते हैं उस पर बरकरार है या उस पर भी क्वेश्चन मार्क है? उनके स्टेटमेंट का मतलब क्या? अनिल जी, अभी ये सिंट्रा एक जगह है पोर्टुगल में, वहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंकिंग कॉन्क्लेव होता है। जैसे जैक्सन होल अमेरिका में करते हैं अगस्त में, वैसे ही इस टाइम के अराउंड ये सिंट्रा करके जगह है पोर्टुगल में, वहाँ पे सेंट्रल बैंकर्स मीट कर रहे हैं। तो कल जो अहमियत थी पावेल के स्टेटमेंट की, दो तरफा थे। एक, उन्होंने कहा कि देखिए इन्फ्लेशन तो अटक गई है, हमारे टारगेट की तरफ नहीं बढ़ रही, वो अटकी पड़ी है 2.5%, 2.7% के करीब। तो वो तो तय है कि यहाँ से नीचे आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, टैरिफ इतने ज्यादा थे कि बिल्कुल हमें भी बौखलाहट हो गई इतने लेवल के टैरिफ देख के, और उस माहौल में हम रेट नहीं काट सकते। तो अगर टैरिफ नहीं होते अभी तक शायद मैं रेट कट कर चुका होता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अटक गई है, उसका अब रेट कट से कोई हमारे को फायदा नहीं है उतना रेट रख के। मैं रेट कट जरूर कर देता, बट टैरिफ इतने हाई थे, तो यहाँ से अगर लेबर मार्केट वीक होगा तब हम रेट कट करेंगे। मार्केट क्या दिखा रहा है अनिल जी? 30 जुलाई की जो बैठक है उसमें आप लगभग कह सकते हैं तय है कि रेट कट नहीं है। इस हफ्ते जरूर ये इनका जून की नौकरियों का आंकड़ा आएगा, उससे मार्केट थोड़ा सा अंदेशा लगाएगा कि क्या होने वाला है, बट जुलाई 30 का लग नहीं रहा कि कुछ भी रेट कट होगा। 20% की प्रोबेबिलिटी है। 92% प्रोबेबिलिटी है कि 17 सितंबर को एक रेट कट आ जाएगा, और 91% प्रोबेबिलिटी है 2 रेट कट दिसंबर तक। तो मार्केट अभी भी सितंबर के रेट कट को पकड़े बैठा है। जो Q2 का यूएस का जीडीपी नंबर है वो 2.5% तक आ रहा है। तो जहां -0.5% हुआ था Q1 में फ्रंट लोडिंग इंपोर्ट्स के कारण, तो इंपोर्ट एक नेगेटिव नंबर रहता है जीडीपी में, तो वो एक टेक्निकली नेगेटिव हो गया था। बट सेकंड नेगेटिव नहीं आ रहा, सेकंड पॉजिटिव आ रहा है। 2.5% की ग्रोथ दिख रही है Q2 में अमेरिका में। तो वो उसके चलते हुए फेड को कोई जल्दबाजी नहीं है रेट कट करने की, और सितंबर तक शायद रेट कट करें। बट सीधा ये दर्पण दिखा रहे हैं ट्रंप को कि आपने इतने ज्यादा टैरिफ लगा दिए और इतनी अनसर्टेनिटी बना दी, उस माहौल में रेट कट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया।